हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया है। ये हमारा पार्ट 3 है PYQ सीरीज़ का, जिसमें हम कंटेम्प्रेरी इंडिया के क्वेश्चंस कर रहे थे, PYQ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आप चैनल पर जाके कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और सबको हेल्प मिलेगी, राइट। सो देखो, आज हम पॉवर्टी करेंगे। पॉवर्टी का एक क्वेश्चन है और पैट्रियार्की के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम एक और टॉपिक है अडल्ट फ्रेंचाइज, वो करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो दिस इज़ आवर 5th क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। आप को पॉवर्टी के बारे में कुछ बातें जो ज़रूरी है वो बता देती हूँ, बाकी आप इसके बारे में आएगा तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें लिख सकते हैं पॉवर्टी के बारे में, पेजेस भर सकते हैं। तो देखो, पॉवर्टी पहले तो तुम पॉवर्टी को डिस्क्राइब करोगे, डिफाइन कर सकते हो कि पॉवर्टी क्या है। बेसिकली पॉवर्टी एक कंडीशन है जहाँ पे हमें डिप्रीवेशन होती है, यानी कि उस चीज़ की कमी, बेसिक थिंग्स की जो जीने के लिए ज़रूरी है, हमें उसकी डिप्रीवेशन होती है। यानी कि एक कंडीशन वेयर देयर इज़ डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल विद डिग्निटी। गौरव के साथ हमारे पास हक के साथ हमारे पास मतलब हमारे पास एक सर्वाइवल के लिए बेसिक थिंग्स होने चाहिए, इसको हम डिग्निटी के साथ यूज़ कर सकें। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए जब हमारे पास बेसिक चीज़ें ही नहीं हैं सर्वाइवल के लिए, और हमें भीख मांगना पड़ रहा है किसी से उस चीज़, बेसिक चीज़ों के लिए, ठीक है, खाने पीने के लिए हमें भीख मांगना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम पॉवर्टी बोलेंगे। जबकि इनइक्वालिटी मतलब हमें इसमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या बताना है, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बीच का रिलेशनशिप बताना है। तो पहले हमने पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर देना है, फिर हम इनइक्वालिटी बताएंगे कि इनइक्वालिटी मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मतलब इनकम, जो इनकम हमें मिल रही है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, मतलब सोसाइटी में रहने वाले लोगों में ये सभी को समान रूप से नहीं मिल रहा है। जब समान रूप से इनकम या अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको समान रूप से नहीं मिले तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के अलग अलग लोगों को, जब अलग अलग लोगों के डिफरेंट जो ग्रुप्स है सोसाइटीज़ में, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, ग्रुप इन द सेंस कुछ भी ग्रुप, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रिलीजन के बेसिस पे हो या फिर कास्ट के बेसिस पर हो, किसी के भी बेसिस पर हो, ठीक है, जेंडर के बेसिस पर हो, तो जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इनकम नहीं मिल रहा है तो इसमें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइक अभी तो काफ़ी चीज़ें हद तक चीज़ें ठीक हो रही है। जेंडर के केस में मैं बताऊँ तो वुमेन एंड मेन के बेसिस पे, ठीक है। लाइक पहले के ज़माने में क्या होता था कि वुमेन्स हमारी जो काम कर रही है, जो मेन के बराबर है, जो आदमी कर रहा है वही औरत कर रही है, लेकिन औरत को कम पैसे मिलते थे सेम काम के लिए जो आदमी करता है ना, ऐसा होता था। और अभी भी होता होगा कई इलाकों में, कई जगहों पे होता होगा, बट काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है। बट और भी जेंडर्स हैं, उनको अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है, कास्ट के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ठीक है। SC STs को रिजर्वेशन है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला तो होता ही अंदर से, जो कि हमें पता नहीं चलता, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ शायद नहीं बनता होगा, लेकिन होता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और अपॉर्चुनिटी जो है वो होता है। एग्जांपल दे सकते हो कि अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है, गरीब के बच्चे को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जितनी अमीरों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारे इस तरह से मतलब निकाले हैं, लेकिन अभी तो काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। लेकिन ऐसे तुम एग्जाम्पल्स मैं बता सकते हो, अभी भी कई जगह होगा ना, अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी सबको बराबरी में नहीं मिलती है। तो देखो, इनइक्वालिटी की वजह से ही पॉवर्टी होती है, ठीक है, इनइक्वालिटी की वजह से ही पॉवर्टी होती है। तो रिलेशनशिप तुम्हें पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी होगा, यानी कि जब हम इनकम को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आधे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं रही है, आधे जो काम करें उनको पैसे मिल ही नहीं रहे हैं जितने मिलने चाहिए उनकी काबिलियत के हिसाब से, तो फिर क्या होगा, पॉवर्टी तो होगा। यानी इनइक्वालिटी की वजह से ही पॉवर्टी आती है। तो ये रिलेशनशिप तुम्हें दिख रहा है, और मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऑफ इनकम की वजह से जो पुअर है वो पुअर रह जाते हैं, जो अमीर है वो और अमीर बनते जाते हैं, और जो पुअर है वो पुअर होते जाते हैं, ठीक है। सो हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हो। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो अगर आता है तो, या पॉवर्टी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आता है पॉवर्टी इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तो आप ऐसी चीज़ें डाल सकते हो एग्जाम्पल्स में कि फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, कैसा भी स्कूल है, पर्टिकुलर स्कूल है, वहाँ पे सिर्फ एक सीट बचा हुआ है क्लास 4th के लिए, और वो जो सीट है वो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। लाइक SC ST OBC इनके लिए ही सीट रिजर्व्ड है, एक ही सीट बचा है क्लास 4th के लिए। अब 2 पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए उस 4th क्लास में, ठीक है। एक जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है, जो कि गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है, ये जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दी है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको एंजॉय करना चाहता था, है ना, उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। और जो दूसरा है वो एक जनरल मिडिल क्लास पेरेंट है, ठीक है। और तो जो स्कूल है वो
मिडिल क्लास फैमिली को एडमिशन दे देती है, इससे क्या पता चल रहा है कि भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ अपॉर्चुनिटी का, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली ही नहीं पा रही है टू द BPL स्टूडेंट, बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट्स को। ऐसे मैंने पार्ट 2 में भी एक एग्जांपल दिया था कि स्कीम्स तो है, रिजर्वेशन तो है, लेकिन स्टिल जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, वो नहीं चाहती हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, एक जो हमने स्टैंडर्ड बना के रखा है वो ख़राब हो, है ना। उन्हें लगता है कि हम गरीब लोगों को उठाकर, मतलब गरीब लोगों को अगर हम देंगे, हमारे स्कूल्स में आएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ख़राब होगा। ये चीज़ मैंने सेकंड पार्ट में बताया था, तो वही चीज़ है, आपको इस तरह से लिख सकते हो आप। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है वो एक दूसरे से ही कॉज्ड होते हैं, एक दूसरे की वजह से ही होती है। पॉवर्टी है तो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी की वजह से ही पॉवर्टी हो रही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की वजह से ही होते हैं, हेंस दे आर इंटर रिलेटेड, दो दे आर डिफरेंट टर्म्स अलग है लेकिन ये इंटर रिलेटेड है आपस में। तो इस तरह से हम इनकी रिलेशनशिप को बता सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या डू यू थिंक कि हमारा जो पॉवर्टी लाइन इंडेक्स है वो एक इफेक्टिव वे है, अच्छा तरीका है क्या, मेजर एंड डिटरमाइन द कंडीशंस एंड नीड्स ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की कंडीशंस को देखने के लिए, जानने के लिए, कंडीशंस को और उनकी नीड्स को समझ पाने के लिए क्या पॉवर्टी लाइन इंडेक्स एक इफेक्टिव मेथड है, और व्हाट प्रॉब्लम डज इट पोज, इससे क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें 10 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। तो तुम्हें सबसे पहले बताना होगा, इसमें आप जितना बता सकते हो कि पॉवर्टी लाइन इंडेक्स होता क्या है और इसके अंदर हम किस किस तरह से देख सकते हैं, उनकी नीड्स को पहचान सकते हैं। तो देखो पॉवर्टी लाइन इंडेक्स क्या करता है, वो पॉवर्टी, सोसाइटी में पॉवर्टी के लेवल को मेज़र करता है। मेजर्स पॉवर्टी लाइन इंडेक्स मेजर्स द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन अ सोसाइटी में पॉवर्टी लेवल को मेज़र करता है कि कितना पॉवर्टी लेवल है। अब वो कैसे मेज़र करता है, सिंपली कि कितने नंबर ऑफ लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है। इट काउंट्स द number of people who are below poverty line or estimates the depth of poverty by considering how far the poor are from that poverty line। तो बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि पॉवर्टी लाइन इंडेक्स जो है वो सोसाइटी के पॉवर्टी लेवल को मेजर करता है। मतलब वो यही काउंट करते हैं बेसिकली इसके अंदर कि कितने लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, या फिर एक डेप्थ एस्टिमेट करते हैं कि पॉवर्टी जो है कितनी ज़्यादा है, कितनी गहरी है, कितना पॉवर्टी है, ठीक है। कितने गरीब लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कितने लोग ऊपर है। तो यस, तो ऐसे लिख सकते हो कि हाँ, पॉवर्टी लाइन मुझे लगता है कि पॉवर्टी लाइन एक इफेक्टिव मेथड है मेज़र और डिटरमाइन करने का गरीब लोगों की कंडीशंस और नीड्स को। हम पॉवर्टी लाइन इंडेक्स की मदद से जान सकते हैं कि पुअर लोगों की क्या कंडीशंस है, और कंडीशंस हमें उनकी अगर कंडीशंस पता होगी तो हम उस हिसाब से उनके नीड्स को भी फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी एस्टिमेशन यानी कि पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का जो ये है मेथड है, ये प्लानिंग कमीशन ने निकाला था। प्लानिंग कमीशन दैट इज़ नीति आयोग के अंदर ये पॉवर्टी एस्टिमेशन वाला कंसेप्ट आया था ऑन द डेटा कैप्चर्ड बाय NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के द्वारा इन्होंने ये डेटा मतलब अपना निकालते हैं जो पॉवर्टी लाइन की एस्टिमेशन है। अब देखो हम ना दो तरीके से निकाल सकते हैं पॉवर्टी लाइन। हम डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं कि उनकी मतलब उनके पर पर्सन का कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है और उनका कितना कैलोरी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो डिप्राइव्ड होंगे बेसिक थिंग्स से जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो उनके खाने पीने में कमी होगी। हाँ, उन्हें जितना खाना चाहिए, जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहे होंगे। तो ऑफकोर्स कैलोरिक लेवल से हमें पता चल जाएगा कि ये BPL में आते हैं या ऊपर आते हैं। तो रिक्वायर्ड कैलोरी, डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, या फिर हम इनकम या कंजप्शन लेवल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पुअर्स की, गरीब लोगों की क्या कंडीशन है, उनके नीड्स को हम फुलफ़िल कर सकते हैं इनकम के हिसाब से भी। बट ये आपने पढ़ा होगा और ये पढ़ लेना, मैंने इस स्लाइड PPT में नहीं डाला है गेस कि मतलब ये इसके बारे में सर्च करना पॉवर्टी लाइन इंडेक्स के बारे में, हालांकि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में 10th में आई गेस। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इनकम के थ्रू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं और कंजप्शन लेवल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंजप्शन लेवल को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनकम जो है वो रिकॉर्ड्स में इनकम इतना लिखा है, बट टैक्स वैक्स कट के इतना मिल रहा है, तो वो वेरी कर सकता है। और इनकम जो है वो एक लोगों का अलग अलग सोर्स से इनकम आ सकता है, ठीक है, जो हमें पता भी ना हो, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो भी ना हो। लाइक अगर मेरा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एज ऑक्यूपेशन टीचर है, बट मैं हो सकता है यूट्यूब चैनल से, या अगर मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हूँ तो उससे अगर मुझे वो मिल रहा है, इनकम आ रहा है, तो वो तो गवर्नमेंट को नहीं पता होगा ना। तो इनकम तो कहीं से भी आ सकता है, या मैं घर में ट्यूशन पढ़ा रही हूँ उससे भी आ सकता है इनकम से। तो इनकम सबका वेरी कर सकता है, भले ही उसका ऑक्यूपेशन जो है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो हो, उसके अलावा भी अलग अलग रिसोर्सेज से इनकम आ सकता है। इसलिए ये जो है एकदम सही लेवल नहीं माना जाएगा। इससे हमारे जो वैल्यू है, एस्टिमेशन जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए कंजप्शन लेवल जो है वो ज़्यादा सही माना जाता है कंजप्शन लेवल पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने के लिए, कि हमने कितना कंज्यूम किया, जितना भी पैसा है हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं किस चीज़ में, ठीक है।
ओके, फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में अगर एक पर्टिकुलर रीजन की बात करूँ, एक एवरेज पर्सन का जो कैलोरी है वो लेस देन 2400 KCL है पर पर्सन पर डे के हिसाब से। हाँ, पर पर्सन पर डे के हिसाब से 2400 KCL लेस है एवरेज पर्सन उस पर्टिकुलर रीजन में। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर रीजन में, गांव के इस पर्टिकुलर रीजन जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रही है डिप्रीवेशन ऑफ फूड से, है ना। और उनको 2 मील का खाना भी ढंग से नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका कैलोरी लेवल बहुत ही कम है। तो इससे हमें आराम से पता चल सकता है। सिमिलरली हम इनकम या कंजप्शन लेवल से भी पता कर सकते हैं। तो इस अब हमें पता चल गया, गवर्नमेंट को पता चल गया, तो अब हम उसके अकॉर्डिंगली जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, वो कुछ स्टेप्स लेगी ताकि उनको राशन मिल सके और फूड मिल सके फ्री में उस एरिया में, है ना। तो और दूसरा मेथड जो है, हम पॉवर्टी को जो है इनकम या कंजप्शन लेवल के बेसिस पे मेज़र कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का इनकम जो है 27,000 है या उससे नीचे है, तो यानी कि वो जो है BPL के अंडर आते हैं। तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको तुम और एलाबोरेट करके लिख सकते हो, जितना भी एग्जाम्पल जो भी तुम, तो काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, इसको तुम आसानी से अपने भाषा में लिख सकते हो एलाबोरेट करके। और अगर नहीं और ज़्यादा पता चला तो तुम इसके बारे में सर्च करो, है ना। तो बाकी तो यही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पैट्रियार्की। देखो, ये मैं बस टॉपिक आउटलाइन, टॉपिक का आउटलाइन आपको उससे पता चल जाएगा और आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ें तो लिखना ही लिखना है, बट इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। अगर यही 5 मार्क्स में आया तो आपको उस हिसाब से लिखना है, 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स में आपको उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो आपको कितने मार्क्स में भी है वो लिखना ही लिखना है, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पैट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेंस। पी से क्या होता है? पापा, पिताजी, है ना। तो पापा, पी से पापा समझ लो, पापा क्या है? मेल है, तो यानी कि मेल डोमिनेंस होता है। पैट्रियार्की में क्या होता है? मेल डोमिनेंस होता है। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी कई घरों में होता होगा कि घर में जो है वो सिर्फ जो पापा का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होता है। कुछ भी डिसीजन होगा पहले पापा से पूछा जाता है ना। या घर में जो सबसे बड़ा मेल है, ठीक है, दादा से राय ली जाती है, इनफैक्ट जो वो कहते हैं वही बात मानी जाती है ना। ऐसा होता है, बट आजकल थोड़ी चीज़ें बदल रही है, काफ़ी हद तक बदल रही है। अब अगर हाँ, बुज़ुर्गों को कंसिडर किया जाता है, उनसे राय ली जाती है कुछ भी करने से पहले, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ दादाजी से या नाना जी से ही, दादी या नानी जी से भी, अगर घर पे सबसे बड़ी बुज़ुर्ग जो है फीमेल भी है तो उनसे राय ली जाती है या उनकी बात मानी जाती है ना। अब तो इक्वली दोनों को वैल्यू किया जाता है घर में, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, है ना, पापा हो या मम्मी हो। कई जगह पे तो मम्मी का ही ज़्यादा वो होता है, क्या होता है, डोमिनेंस होता है ना। सबके घर का अलग अलग हाल है, किसी घर में मम्मी की चलती है, किसी घर में पापा की चलती है, किसी घर में दोनों की चलती है बराबर, है ना। तो देखो, अभी हम पैट्रियार्की की बात करें तो इसमें मेल डोमिनेंस होता है फीमेल्स के ऊपर, ठीक है। एक सोशल सिस्टम जहाँ पे पावर जो है, सारा कंट्रोल जो है वो मेन को दे दिया जाता है रेदर देन वुमेन, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ embedded in political, social, economic system that structure gender inequality between men and women। तो ये एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, बिलीव्स, वैल्यूज़ जो कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम में एम्बेडेड है, कि जो किस चीज़ को लेकर, जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर, मेन और वुमेन के बीच में ये दिखाया जा रहा है। मतलब पैट्रियार्की से हमें जेंडर इनइक्वालिटी का पता चलता है। मेल जो है पैट्रियार्की के अकॉर्डिंग, पैट्रियार्की में क्या होता है कि मेल जो है प्राइमरी पावर मेल के हाथों में होता है, यानी कि इन द डोमेन ऑफ फैमिली फादर जो है अथॉरिटी होल्ड करते हैं वुमेन्स के ऊपर और चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। मतलब वो ऑर्डर जमाते हैं, उनकी अथॉरिटी फादर की सबसे ज़्यादा हाई होती है। पढ़ना लिखना है, जो भी करना है, वो फादर ही डिसाइड करते थे पहले ज़माने में, ठीक है। अब की बात नहीं करूँगी मैं। अब फीमेल, हाँ, लेकिन अगर कहीं ना कहीं राजाओं के घर में या बहुत पहले के टाइम पे कभी बहुत रेयर ऐसा होता था कि उस एरिया में, उस फैमिली में फीमेल जो है, फीमेल के पास प्राइमरी पावर है और वो मेल को डोमिनेट कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन को मैट्रियार्की बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैट्रियार्की एम यानी कि मदर समझ लो, माता समझ लो, तो यानी कि फीमेल जब डोमिनेंस होती है मेल के ऊपर तो उसको मैट्रियार्की बोल देंगे। और अभी हम पैट्रियार्की के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पैट्रियार्की की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक है। मेल डोमिनेंस, मेल आइडेंटिफिकेशन, मेल सेंटर्डनेस, ऑब्सेशन विद कंट्रोल, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। ये अगर आप ये सब डेफिनेशन याद ना भी करो, अगर ये कर लोगे तो आप ये वर्ड्स पढ़ के अपने आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार अगर समझ लो तो। ज़्यादा कुछ नहीं, सब एक ही चीज़ के अराउंड हो रहे हैं कि भाई मेल डोमिनेट होते हैं, मेल सेंटर में रहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे देखते हैं, देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक है मेल डोमिनेंस, यानी कि जो सोसाइटी है वो मेल के द्वारा डोमिनेटेड होती है, यानी कि वही होता है जो कि सारे डिसीजंस लेता है, तो ये डोमिनेंस हो गया। दूसरा हमारा मेल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मतलब यानी कि औरतों की भी, लड़कियों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आदमियों से ही होती है, ठीक है। यानी कि मेन जो है वो, मेन के अंदर कैसी क्वालिटीज़ पाई जाती है, कंट्रोल, स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग, है ना। बोलते हैं अगर कोई लड़का रोता है तो अरे लड़का होके तुम कैसे रो रहे हो, और लड़कियाँ रोती है फूट फूट के तो तुम्हारे कैसे आंसू निकल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो तो हाँ, तो यानी कि मैन को स्ट्रॉन्ग किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ होता है और वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और सब कुछ आइडेंटिफिकेशन जो है
वो मेल से ही होती है किसी भी चीज़ की। जैसे कि आपको पता होगा अभी भी जैसा यही होता है कि फादर का सरनेम ही लड़कियों के नाम में जो सरनेम है वो फादर का सरनेम लगता है ना, मदर का नहीं लगता है, और शादी के बाद हस्बैंड का सरनेम लगता है। तो यानी कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो भी मेल से ही आती है। ये पैट्रियार्की के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, पैट्रियार्की के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। ऐसा होता भी है, अभी तक चल रहा है कि हम अपने पापा का सरनेम लगाते हैं और शादी के बाद हस्बैंड का सरनेम लग जाता है ना। मेल सेंटर्डनेस, अब देखो इसके बारे में बात नहीं करूँगी, मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट इसके बारे में मुझे बात नहीं करना, क्योंकि वरना फिर हमारे वीडियो अभी टू द पॉइंट रहते हैं। अपन जो क्वेश्चन में आपको लिखना है, बाकी आपके जो विचार है वो आप खूब अच्छे से लिखना, एग्जाम में आता है पैट्रियार्की का कंसेप्ट, ठीक है। अभी तो मैं बस जो मेन है टू द पॉइंट बता रही हूँ, ओके। मेल सेंटर्डनेस में मतलब मेल को ही सेंटर पे रखा जाता है। मेल इज़ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि वही प्रॉपर्टीज़ का ओनर होता है, ना कि फीमेल्स। मेल ही प्रॉपर्टीज़ के ओनर होते हैं, है ना। और मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू को सेंटर में रखा जाता है कि पहले सोसाइटी के जो आदमी हैं उनका क्या मानना है उसको सेंटर पे रखा जाता है। औरतों का क्या मानना है, उनके क्या कंसर्न्स है, वो साइड में छोटे जगह में, ऐसा पैट्रियार्की में, है ना। लेकिन आजकल तो तुम्हें पता है ना, आजकल तो प्रॉपर्टीज़ अपनी मम्मियों के नाम पे होती है या वाइफ्स के नाम पे भी होती है ना, और वो शिद्दत से देते हैं प्रॉपर्टीज़ अपने वाइफ के नाम पे। और ऐसे तो फिर आजकल चीज़ें बदल रही हैं, पर ये पहले की बात बता रही हूँ पैट्रियार्की में क्या होता है बेसिकली, ओके। फोर्थ है हमारा ऑब्सेशन विद कंट्रोल। ऑब्सेशन विद कंट्रोल में यानी कि जो सारा पावर है वो किसके कंट्रोल में होता है, मेन के, आदमी के कंट्रोल में होता है। यानी कि सोसाइटी को मेन ही कंट्रोल करते हैं, सोसाइटी में हाईएस्ट पावर जो है मेन के पास होती है। यानी कि ऑब्सेस्ड है वो कंट्रोल के मामले में, सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं पैट्रियार्की के अंदर। पैट्रियार्की में पहला ऐसा होता था। और वो ही किसी भी चीज़ के लिए परमिशन देते हैं, वो ही किसी भी चीज़ को लेकर या फाइनेंस और एजुकेशन के टर्म्स में, फाइनेंस और एजुकेशन के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस मेंस ही लेते थे। मैं थे ही बोलेंगी क्योंकि अभी नहीं होते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है ऑपरेशन ऑफ वुमेन, यानी कि इसकी पैट्रियार्की के अंडर वुमेन को ऑप्रेस्ड भी किया जाता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वुमेन को ऑप्रेस्ड किया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाया जाता था, है ना। पहले के टाइम पे वुमेन को डोमिनेट करते थे मेन, ठीक है। उनके लिए उनका मानना था कि जो वुमेन्स है वो बस मेन को सर्व करने के लिए बनी है और घर के काम करने के लिए और फैमिली की देखभाल करने के लिए। सारी अथॉरिटी, सारा कंट्रोल, सारा जो परमिशन है, जो भी चीज़ का डिसीजन है वो मेन का काम है पैट्रियार्की के अकॉर्डिंग। ये सारे जो पैट्रियार्की की कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको बताया, होप आपको क्लियर है। तो पैट्रियार्की में बस इतना ही था भाई। अब हम आते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज इन डेमोक्रेसी। देखो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ओके। अडल्ट फ्रेंचाइज इन डेमोक्रेसी, अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब आप सब जानते होंगे, अगर भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं, अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो रिलेटेड है राइट टू वोट से, है ना। तो हम पढ़ते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है। ये 26 जनवरी 1950 में केम इन इफेक्ट आया। डेमोक्रेसी में, हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर इंडिविजुअल को इक्वल माना जाता है, एवरी सिटीजन इज़ इक्वल, ठीक है। शाहरुख खान भी उतना ही इक्वल है जितना आप है सोसाइटी में, है ना। ऐसा नहीं है कि वो शाहरुख खान आ रहे तो उनके लिए अलग से रूल बनेगा कि उनसे गलती होगी तो कोई बात नहीं, और लेकिन तुमसे गलती हुई तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एवरी सिटीजन इज इक्वल। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी से बता दो, डेमोक्रेसी का भी टॉपिक आता है और ये सीएसएस में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। सीएसएस में ना शॉर्ट नोट में डेमोक्रेसी का आ सकता है टॉपिक, और ये इतना ईजी टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, तो फिर मैं ये टॉपिक नहीं आपको बताऊंगी, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। इतना तो पढ़ ही सकते हो कि आप बता दो, कि आप लिख सको आंसर में। और ये कैसे काम करेगा, अगर सभी सिटीजन के पास राइट है कि वो सारे सिटीजन्स फ्री है कि वो एक अपने पसंद का गवर्नमेंट चूज़ कर सके, जैसे गवर्नमेंट वो चाहती है। तो इस चीज़ को हम कैसे अचीव करते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की मदद से, जहाँ पे हर सिटीजन के पास राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है। तो हम अडल्ट फ्रेंचाइज को डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेडरॉक बोलते हैं, ठीक है। अभी जो फ्रेंचाइज वर्ड है ये फ्रेंच से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है फ्रैंक बोलो, जिसका मतलब होता है फ्री, है ना, यानी कि फ्री है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो वर्क्स एज अ फ्री एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू चूज़ वंस रिप्रेजेंटेटिव, है ना। हम फ्री है खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, मतलब जो हम चाहते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, राइट। तो देखो, अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में और बातें हम जानें तो अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि सारे जो अडल्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के शुड हैव राइट टू वोट, उनके पास वोट देने का अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन और जेंडर। नो मैटर उनका जेंडर क्या है, नो मैटर उनका क्लास क्या है, नो मैटर उनका कास्ट क्या है, नो मैटर वो किस रिलीजन के हैं, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अपर कास्ट के, लोअर कास्ट के हो, ठीक है, किसी भी क्लास के हो, कास्ट जो भी हो उनका, वो वोट दे सकते हैं। और हर एक इंसान एक वोट देगा, यानी कि 1 पर्सन हैज़ 1 वोट, और हर वोट की इक्वल वैल्यू है। ऐसा नहीं है जो शाहरुख खान जो वोट देगा उसकी वैल्यू भाई डबल हो जाएगी और एक आम इंसान देगा तो एक ही ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, नहीं। एवरी पर्सन हैज़ 1 वोट एंड एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। अडल्ट फ्रेंचाइज का डेफिनेशन डिफाइन करते वक्त ये लाइन लिखना ज़रूरी है। तो देखो, कुछ क्वालिफिकेशन है, सर्टेन क्वालिफिकेशन है इंडिया का वोटर बनने के लिए, जो कि आपको काफ़ी हद तक पता होंगे।
लाइक अभी तक अगर आप 18 साल के हो गए हैं आई गेस, तो फिर आप सबका वोटर आईडी कार्ड बन गया होगा, है ना। और वरना इससे पहले तक आप वोट नहीं दे सकते थे। इस साल से या अगर आप पहले ही आपने 18 क्रॉस कर लिया तो आप अभी तक दे रहे होंगे। तो पहला तो केस है कि आपको भाई आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, 18 साल के होने चाहिए, उसके बाद से 18 साल होना चाहिए आपको, मतलब आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, और आपका माइंड जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, आप थोड़े से पागल नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल माइंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर दिमाग सही नहीं होगा तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, आप नहीं सोच पाएंगे कि आपके लिए कौन सा नेता अच्छा है। तो नॉर्मल माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और कोर्ट के द्वारा आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, कोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से आपका कोई आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं, तभी आप वोटर बन सकते हैं। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, इससे सारे सिटीज़न जो है वो गवर्नेंस ऑफ द स्टेट में इन्वॉल्व हो पाते हैं। कैसे? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से वोट देकर, ठीक है, कि उनके हिसाब से किसको गवर्न करनी चाहिए, और वो लोगों के इंटरेस्ट को फिर प्रोटेक्ट करते हैं। तो 2 मेथड है हमारे वोट करने के, ठीक है। 2 मेथड है वोट हम कैसे इलेक्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, टेरिटोरियल और फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखो समझते हैं हम टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो अगर एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आता है चीज़ें, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं, बाकी आप अपने आप तो है ही टैलेंटेड, एक्सपैंड करके मत लिखना, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखो 2 तरीके से हो सकता है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वो सिस्टम जहाँ पे जो भी एलिजिबल वोटर्स है एक स्पेसिफाइड एरिया में रह रहे हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन। यानी कि हम लोग नॉर्मली जो है वो ऐसे ही वोट देते हैं कि आपने अपने मम्मी पापा को देखा होगा, आप अगर वोट देने गए हो तो आपने भी देखा होगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में ही कहीं आसपास आपको मिलता है वोटिंग, उसको क्या बोलते हैं, वोट करने के लिए आपको मिलता है, वो एरिया एक मिलता है आपके आसपास के एरिया में। तो ऐसे ही हर एरिया के लोगों को अलग अलग स्कूल्स मिल जाते हैं, या मोस्टली स्कूल से मिलते हैं वोट देने के लिए। तो वो हमारा टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। टेरिटरी है ना, टेरिटरी से समझ में आ रहा है कि स्पेसिफाइड एरिया में रहते हैं, उनको एक अलग से उनको वोट देने के लिए मिल जाता है, नो मैटर विदाउट इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन कोई भी हो। ये हो गया नॉर्मली जैसे आपके पेरेंट्स देते होंगे, बट कईयों के पेरेंट्स ऐसे भी होते होंगे कि लाइक अगर वो मतलब अलग से देने जाते होंगे, मतलब प्रोफेशन के बेसिस पे पूरी एक ऑफिस के लिए अलग जगह मिलती होगी कि ऑफिस वालों को यहाँ पर वोट देने जाना है ना, तो उसको फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, जहाँ पे वेरियस प्रोफेशनल और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए, या प्रोफेशनल की बेसिस पर जो है वो वोट देने जाते हैं। तो मतलब प्रोफेशन के बेसिस पर जब वो वोट देने जा रहे हैं कि मतलब, तो उसको हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने जा रहे हैं, वो फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब देखो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो फाउंडेशन है वो है इक्वालिटी। बेसिकली हम ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सब लोग इक्वल है ना, जो कि डेमोक्रेसी का कोर है, कोर ऑफ डेमोक्रेसी इक्वालिटी ही है। अब लोग जो है, मतलब हम लोगों को जो है वो पॉलिटिकल सोवरीन कह सकते हैं। पीपल आर टर्म्ड एज पॉलिटिकल सोवरीन क्योंकि उनके पास दे हैव द ओनली पावर टू वोट अ गवर्नमेंट इन और आउट ऑफ द पावर, यानी कि उनके पास पावर हो या ना हो, लेकिन उनके पास पावर है कि वो गवर्नमेंट के लिए वोट कर सकते हैं, है ना। एक गरीब इंसान जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, अगर उसका भी वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी वोट देगा। उसके पास भले ही पावर नहीं हो, पर उसके पास ये पावर है वोट देने का। तो इसलिए लोगों को हम पॉलिटिकल सोवरीन्स बोलते हैं। इट गिव्स बर्थ टू डेमोक्रेटाइजेशन को बर्थ देता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रिस्टोरिंग एंड ऑर्डर डोमिनेटेड बाय, हाँ, जो मतलब अपर कास्ट के लोगों ने डोमिनेट कर रखा है उस चीज़ को वो रिस्टोर करता है। और बैकवर्ड लोगों को भी इससे चांस मिलता है कि वो खुद को रिप्रेजेंट करें, मतलब उनके पास भी राइट है, तो वो खुद को भी एक सोसाइटी का, पार्लियामेंट का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को सोसाइटी में। तो ये एक चांस है बैकवर्ड लोगों के लिए टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा आज का लेक्चर तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई फीडबैक देना है, और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस में अभी आजकल रेगुलर लाने की कोशिश करूँगी, और जल्द ही CSS के भी लेक्चर्स आने वाले हैं। और अगर आपको और कौन से लेक्चर चाहिए, मैं सोच रही हूँ CNS के भी स्टार्ट करूँ, तो अभी CSS के भी जल्द आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।